एक गांव में वसंत नाम का एक राजमिस्त्री अपनी बीवी विमला और अपनी बेटी नंदिनी के साथ रहा करता था। वसंत एक बहुत अच्छा कारीगर था, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर उसे कोई काम नहीं देता था और उसकी बीवी भी बीमार रहती थी। एक दिन वसंत गांव में एक चाय की दुकान पर उदास था कि तभी गांव का नंदलाल वहां पर आ गया। क्या हाल है बसंत? अब क्या बताऊं नंदलाल जी, मेरी बीवी हमेशा बीमार रहती है और मेरी बेटी नंदिनी भी जवान हो चुकी है। मुझे उसकी शादी करने की दिन रात चिंता लगी रहती है। अरे तुम अपने बीवी को किसी अच्छे डॉक्टर से क्यों नहीं दिखाते? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी बीवी को शहर ले जाओ, शहर में अच्छा इलाज हो जाएगा। और रहा सवाल नंदिनी के शादी का, तुम तो जानते ही हो बसंत कि लड़के वाले चाहे कितने भी शरीफ क्यों ना हो, मगर दहेज तो सबको ही चाहिए होता है। शहर के डॉक्टर मेरी औकात से बाहर है नंदलाल जी। मैं तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। भला मैं शहर के डॉक्टर की क्या फीस चुका पाऊंगा? समझ में नहीं आता कि मेरी बिटिया नंदिनी की शादी कैसे होगी। तो फिर अपनी पत्नी को ऐसे ही मरने दो और अपने बेटी को जिंदगी भर अपने घर पर कुंवारी बैठा कर रखो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ, तुम्हारे पास अपने बीवी के इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि तुम उसका इलाज नहीं करा सकते। और जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो तुम अपने बेटी की शादी कैसे करोगे? कौन उससे शादी करेगा? मेरी बीवी और बेटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप तो गांव के अमीर आदमी हैं और मैं कुशल राज मिस्त्री हूँ। अगर आप चाहे तो मुझे कहीं काम दिलवा सकते हैं। तुम्हें कौन काम पर रखेगा बसंत? अपनी हालत देखो, अभी से ही चलने में तुम्हारी टांगे कांपती हैं। तुम भला किसी का मकान क्या बनाओगे? देखो बसंत, मकान बनाना अब तुम्हारे बस का नहीं रहा। नंदलाल और वसंत की बातें वहीं पर बैठा हुआ गांव का ही एक आदमी अर्जुन बहुत देर से सुन रहा था। ये गलत बात है नंदलाल जी। बसंत चाचा अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप कि वो काम नहीं कर सकते? तुमसे कितनी बार कहा है अर्जुन कि मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में अपनी टांग मत लड़ाया करो। नंदलाल की बात सुनकर अर्जुन चुप हो गया। वैसे बसंत, मेरे पास एक रास्ता है। अगर तुम उस रास्ते को अपना लोगे तो तुम जिंदगी भर सुखी रहोगे और हाथ में 4 पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हारी बीवी का इलाज भी हो जाएगा। फिर नंदिनी की शादी भी आसानी से हो पाएगा। तो फिर जल्दी बताइए नंदलाल जी, मैं अपने बीवी की इलाज और नंदिनी की शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बसंत, तुम्हारा मकान काफी बड़ी जमीन पर बना हुआ है। तुम अपनी जमीन को किसी को बेच दो, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम एक काम करो, तुम इस जमीन को मुझे ही बेच दो। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नंदलाल जी? मैं अपना घर किसी भी कीमत पे नहीं बेच सकता। मेरे पूर्वजों की निशानी है। शायद आप मेरे पूर्वजों के बारे में नहीं जानते। अगर आप उनके बारे में कुछ भी जान रहे होते तो आप अपनी जुबान से ये शब्द बिल्कुल नहीं निकालते। अबे ऐसे पूर्वजों के निशानी का क्या फायदा जो वक्त पर काम ना आए? सोच लो और समझ लो, मैं तुम्हारा मकान अच्छे कीमत में खरीदने को तैयार हूँ। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, किसी कीमत पर नहीं। और एक बार को अगर मेरे मन में उस मकान को बेचने का विचार आ भी जाता तो भी मेरी बीवी और मेरी बेटी नंदिनी इसके लिए कभी तैयार नहीं होती। नंदलाल नाराज होकर वहां से चला गया। दिल छोटा मत कीजिए बसंत चाचा, हिम्मत रखिए और मालिक पर भरोसा रखिए। उसी भरोसे पर तो आज तक जिंदा हूँ अर्जुन। लेकिन मुझसे लोगों के ताने नहीं सुने जाते। मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कुशल राज मिस्त्री हूँ? मैं लोगों को वो घर तैयार करके दे सकता हूँ जो बड़ी सी बड़ी कंपनी और बड़े से बड़ा इंजीनियर भी तैयार करके नहीं दे सकता। अर्जुन, सभी मेरे खानदान की परेशानी को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई मुझे काम नहीं देता। अपने गांव का कैलाश अपनी कोठी बना रहा है चाचा, आप वहां बात करके क्यों नहीं देखते? मेरे ख्याल से आपको एक बार जरूर कैलाश से मिलना चाहिए। अगर उसे आप पर भरोसा हो गया ना तो वो आपको काम दे सकता है। और मैं तो आपके काम को जानता हूँ चाचा, आपके जैसा अच्छा मिस्त्री आज भी कोई नहीं है। शायद तुम सही कहते हो अर्जुन, मैं कल ही कैलाश के पास जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ अर्जुन, विमला की दवाई का वक्त हो गया है। इतना बोलकर वसंत अपने घर चला गया
उसकी बीवी विमला को बहुत खांसी हो रही थी। वसंत अपनी बेटी नंदिनी से बोला, क्या तुमने अपनी माँ को दवाई नहीं पिलाई नंदिनी? अच्छा हुआ आप आ गए पापा। माँ से कई बार कह चुकी हूँ कि दवा पी लीजिए, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनती ही नहीं। वसंत तुरंत विमला के पास पहुँच गया। लगता है तुमने सुबह की दवाई नहीं पी। डॉक्टर ने कहा था कि दवाई को सुबह शाम पीना है। मैं सुबह से ही माँ को बोल रही थी कि दवाई पी लो माँ, दवाई पी लो, मगर माँ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अरे नहीं जी, शीशे में दवाई बहुत कम रह गई थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि 2 वक्त की जगह 1 वक्त इस दवाई को पीऊंगी, और वैसे भी दवाई तो रोज रोज की है ना। तुम तो जानती हो विमला, जब तुम इस दवाई को नहीं पीती हो तो तुम्हें खांसी होने लगती है। अपना ख्याल रखो। आप जब लोगों से मेरी दवाई के लिए कर्जा मांग कर आते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जानती हूँ कि आपके ऊपर वैसे भी बहुत लोगों का कर्जा चढ़ा है। तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है विमला। मैं उन सारे कर्जों को एक ही झटके में चुका दूंगा। बस मुझे काम मिलने की देर है। आज सुबह भी 2-3 कर्जदार आपको पूछते हुए घर आए थे। फिक्र मत करो विमला, सब ठीक हो जाएगा। पापा, गांव के नंदलाल जी भी आपकी गैर हाजिरी में आए थे और वो बोल रहे थे कि इस मकान को बेच दो। कभी कभी अब मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आता है। ऐसा भूल कर भी मत कीजिएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मकान आपके पूर्वजों का है और आपके पूर्वज मामूली इंसान नहीं थे। तुम्हारी ही बात मेरे दिमाग में आ जाती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिक्र मत कीजिए, आप अपने जमाने के बहुत कुशल राजमिस्त्री रह चुके हैं। बस आपको काम मिलने की देरी है। वैसे आज आपको कहीं काम मिला? नहीं विमला, आज भी मुझे कहीं कोई काम नहीं मिला, लेकिन अर्जुन बता रहा था कि कैलाश अपनी कोठी बनवा रहा है। तो फिर आप जाकर कैलाश से अपनी बात क्यों नहीं कर लेते? कल सुबह मैं कैलाश के यहाँ जाऊंगा। अगली सुबह वसंत तैयार होकर कैलाश जमींदार के घर पर चला गया। वसंत, आज सुबह सुबह यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मैं काम के लिए आपके पास आया हूँ। अर्जुन ने मुझे कल बताया कि आप यहाँ पर अपनी एक कोठी बनवा रहे हैं। आप काम पर मुझे रख लीजिए। मैं आपकी कोठी में ऐसी डिजाइन बनाकर दूंगा कि बस आप देखते रह जाएंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बसंत, मैं कोठी बनवा रहा हूँ, कोई ईंटों का भट्टा नहीं बनवा रहा जो मैं तुम्हें काम पर रख लूं। तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने करोड़ों रुपए तुम्हारे जैसे सड़क छाप मिस्त्री के लिए खराब कर दूं? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो ये सोचने की कि मैं अपनी कोठी के लिए तुम पर भरोसा करूंगा? आप मुझ पर एक बार भरोसा करके तो देखिए, मैं आपको दुखी नहीं करूंगा। इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, यहाँ से खुद निकल जाओ। वसंत निराश होकर नीची निगाह करके वहाँ से चला गया। वसंत की बीवी की बीमारी बढ़ती जा रही थी और नंदिनी की उम्र भी। आसपास के गांव में कहीं भी मकान बनते देख वसंत बेचारा वहां पहुंच जाता, मगर हर कोई वसंत को गालियां देकर भगा देता। वसंत की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। थक हार कर एक दिन वसंत आधी रात के वक्त अपने घर पर एक पुराना बक्सा खोलकर बैठकर उस बक्से में कुछ देखने लगा। उस बक्से के अंदर बहुत पुराने कागजात रखे हुए थे। वसंत उन कागजात, जिनमें कुछ अजीबो गरीब डिजाइन्स बने हुए थे, उनको बहुत गौर से देखने लगा। आप इतनी रात में जाग रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? मैं देखना तो नहीं चाहता था विमला, लेकिन अब मुझे देखना ही पड़ेगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ नंदिनी बिटिया की आयु भी। कुछ वर्षों तक अगर हमारा वक्त ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन देखना विमला, तो कोई भी लड़का नंदिनी बिटिया से शादी नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे? आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि आपको इस गांव में कोई भी काम नहीं देगा। सच तो ये है कि किस्मत आपसे रूठी हुई है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता विमला, लेकिन अब तुम्हें हकीकत बताने का वक्त आ गया है। तुम्हें पता है विमला, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। इस बात को कौन नहीं जानता। हाँ, लेकिन जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो बात हर कोई नहीं जानता। ताजमहल बनवाने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, मगर उनमें से एक मजदूर जिंदा बच गया था। मैं उसी मजदूर के खानदान में से हूँ। हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज हमें बताते चले आए हैं कि हम किस पीढ़ी से हैं। वसंत की बात सुनकर उसकी बीवी का मुंह हैरत से फटा का फटा रह गया। उसकी बिटिया नंदिनी की भी आंख खुल गई। वो भी हैरत से सब कुछ सुनती जा रही थी। अगर ऐसी बात है पापा, तो फिर हम सबसे पहले अपने घर को बनाएंगे। फिक्र मत करो नंदिनी। अगले दिन वसंत अपनी बीवी और बेटी के साथ अपने ही मकान को तोड़ने लगा। सभी गांव वाले वसंत का मजाक उड़ाने लगे, मगर कोई नहीं जानता था कि वसंत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वसंत ने अपने मकान की सभी दीवार को तोड़कर बहुत सारे ईंटें इकट्ठे कर लिए। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया और एक सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन सब के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने देखा कि वसंत के घर की जगह वहां पर एक ताजमहल जैसा घर नजर आ रहा है। गांव के रईस इंसान सुखिया चाचा भी वसंत की ओर देखकर बोले, अरे ये तो बिल्कुल ताजमहल जैसा लगता है। इसको इतना खूबसूरत किसने बनाया है? ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार नहीं है चाचा, ये मेरे हाथों की कारीगरी है और मेरी कुशलता का सबूत है। मैं भी अपना घर बनवा रहा हूँ बसंत, और मैंने अपना घर बनवाने के लिए शहर से कुछ इंजीनियर्स बुलाए थे। मैं आज ही उन इंजीनियर्स को आने से मना कर दूंगा। क्या तुम मेरा घर ऐसे ही बना सकते हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। वसंत ने मुस्कुराते हुए सुखिया चाचा की बात में हामी भर दी। कुछ ही दिनों में सुखिया चाचा का मकान भी हूबहू ताजमहल के जैसा वसंत ने बनाकर खड़ा कर दिया। कुछ ही महीनों में वसंत के पास काम की लाइन लग गई। देखते ही देखते वसंत बेहद रईस हो गया, मगर उसने देखा कि उसके गांव के गरीब लोग हसरत भरी निगाहों से उन मकानों की ओर देखते थे। उन गरीबों को देखकर वसंत को अपनी गरीबी याद आ जाती थी। एक दिन एक गरीब इंसान वसंत के पास आकर बोला, मेरी 10 वर्ष की बेटी है बसंत, और वो बहुत दिनों से जिद कर रही है कि उसका घर भी बिल्कुल ऐसा ही हो जैसा आपका है। चिंता मत करो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे घर को बिल्कुल ताजमहल जैसा बना दूंगा, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए इतने पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तुमसे पैसे जरूर लूंगा, लेकिन सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपया? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सब कुछ मुमकिन हो सकता है अगर मालिक पर विश्वास हो तो। वसंत ने उस गरीब इंसान से 1 रुपया ले लिया। कुछ ही दिनों में वसंत ने सिर्फ 1 रुपए में अपने गांव के सभी मकान ताजमहल जैसे बनाकर खड़े कर दिए, सिवाय नंदलाल और कैलाश के मकान को छोड़कर। उन दोनों के मकान गांव में सबसे अलग नजर आते। और एक दिन वो दोनों वसंत के पास आकर बोले, हमें माफ कर दो बसंत, इस गांव में सिर्फ हम दोनों के ही मकान दूर से बड़े बेकार और अलग नजर आते हैं। जिस तरह से तुमने गांव के और भी मकान ताजमहल जैसे बना दिए हैं, हमारा भी बना दो। नहीं, मैं तुम दोनों के घर इन जैसे नहीं बना सकता, क्योंकि तुम दोनों इस काबिल हो ही नहीं कि तुम इस तरह के घर में रह सको। तुम दोनों ने हमेशा मेरी कारीगरी का मजाक उड़ाया और मुझे बदनाम किया। समझ गया, तुम्हें इसकी कीमत चाहिए ना? मैं तुम्हें अपनी कीमत देने को तैयार हूँ। मैं पैसे का कभी भूखा नहीं रहा। गांव के सभी गरीबों के मैंने सिर्फ 1 रुपए में ताजमहल जैसे मकान बनाकर तैयार करके दिए हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। मैं तुम्हारी तरह बदतमीज नहीं हूँ।
जो तुम्हें बदनाम करके घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन दोबारा मेरे घर पर कभी मत आना। नंदलाल और कैलाश मायूस होकर वहां से चले गए। कुछ ही वक्त बाद उस गांव में टूरिस्ट और सैलानी आने लगे। सभी गांव वालों ने आपस में मिलकर वसंत को मुखिया घोषित कर दिया और देखते ही देखते वसंत का गांव देश भर में मशहूर हो गया। वसंत आज भी ताजमहल जैसे घर बनाता है, मगर सिर्फ गरीबों के लिए, वो भी बस 1 रुपए में।